नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर विद कमल पे। फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, संख्याओं के बारे में पढ़ाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो ये आज का हमारा वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या एकेडमिक हो। जो बच्चे चाहे कक्षा 10, 11, 12 पढ़ने में पढ़ रहे हैं या फिर 7, 8 में पढ़ रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन मतलब संख्याओं से जो आएगा तो इन्हीं से आएगा जो आज हम बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और हेडिंग डालते हैं संख्या। तो फ्रेंड, संख्या के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि संख्या क्या होती है। तो आप जितनी संख्याएं जानते हैं, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, अंडर रूट में -5 हो, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो सिर्फ संख्याएं ही होती हैं और कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख लें, जैसे कि 0 लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें, या अंडर रूट -4 लिख लें, या अंडर रूट 3 लिख लें। इस तरीके से चाहे हम लोग 22/7 लिख लें, या 10/3 लिख लें, या फिर 2 सही 1/5 लिख लें। मतलब चाहे जो भी संख्या लिखें, जितनी भी संख्याएं हैं, जो भी हम कह सकते हैं वो सारी संख्याएं ही होती हैं। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अगर हम कह दें तो वो सब संख्या ही होगा। और इसमें 2 पार्ट बन जाते हैं, इसमें संख्याओं के 2 पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट जो होता है वो आपका होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। फ्रेंड, यहाँ पे अगर बात करें इंग्लिश की तो यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर, और सम्मिश्र संख्याओं को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रेंड, ये हमने लिख रखा है। तो हमारी जो संख्याएं हैं, जितनी भी हम लोग संख्याएं बोल सकते हैं, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ संख्याएं होती हैं। संख्याओं के जब 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा वास्तविक संख्या होता है और एक हमारा सम्मिश्र संख्या होता है। तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं तो ये सारी संख्याएं 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। तो फ्रेंड, 2 भागों में जो डिवाइड होती हैं तो हम बताते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या में हमारा 0 वास्तविक संख्या है, 1 वास्तविक संख्या है, 2 है, अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 5 है, चाहे 22/7 की बात करें, यहाँ पे चाहे 10/3 की बात करें, डॉट 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 एक्सेट्रा। मतलब जितनी संख्याएं हैं ये सारी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। और सम्मिश्र संख्याओं की अगर बात करेंगे तो जैसे ये हमारा लिखा हुआ है अंडर रूट -4, ये फ्रेंड हमारा सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि अंडर रूट -5, अंडर रूट -1। मतलब कहने का मतलब है सम्मिश्र संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि इमेजिन किया गया है कि ये संख्याएं हैं, एक्चुअली वास्तव में ये नहीं है। ऐसे इनको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं बाहर अंडर रूट से तब तक जब तक कल्पना करके कोई एक अल्फ़ाबेट ना ऐड करें। ये कक्षा 10 में इसका बहुत अच्छे से कक्षा 11 में इसका अच्छे से डिटेल है। जिन लोगों ने कक्षा 11 अच्छे से पढ़ा है या साइंस साइड से पढ़ा है उन लोगों को पता होगा, और हम पूरी डिटेल आपको देते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसे अंडर रूट का -4 है, वैसे आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर 4 है तो इसका आंसर 2 होगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर -4 है तो इसका आंसर जो है वो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि माइनस कर दो तो -2 कर दो, ये गलत, ये नहीं निकाल सकते हो आप। तो जब ये निकाल नहीं सकते हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये संख्याओं के पार्ट में तो आ गया लेकिन रियल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये माइनस है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक नंबर ऐड कर देते हैं जिसको हम आयोटा कहते हैं। आयोटा कहते हैं, इसका आई ये लिया जाता है, आई होता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये आई स्क्वायर जो होता है ये
1 के बराबर होता है फ्रेंड। ये i को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ये i क्या है, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। i जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और i स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। और i स्क्वायर इक्वल टू अगर -1 होता है तो फ्रेंड इसको अगर हमें हल करना है तो इसको हम लिख सकते हैं -4, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू -1, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू -1। और आपको पता है कि i स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू i स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर फ्रेंड बाहर निकालना चाहेंगे हम लोग तो इसका 2 निकल आएगा, इसका i निकल आएगा, तो इस वाले का जो आंसर है ये हो जाएगा 2i। इसी तरीके से जैसे ये हमारा अंडर रूट -1, आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर 1 होता है तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, या फिर आप प्लस माइनस करके भी आंसर दे सकते हो, इसका ये होता है। लेकिन अब इसका आंसर नहीं निकल पाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर -1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा करेंगे, इस -1 की जगह पे i स्क्वायर लिखेंगे, i स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा i स्क्वायर, और अंडर रूट से जब निकलेगा i तो ये हमारा बनेगा सिर्फ और सिर्फ i। तो इसका आंसर फ्रेंड ये होगा। तो ये होते हैं हमारा काल्पनिक नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, काल्पनिक संख्याएं, समिश्र संख्याएं, जिसको हम एक और कह सकते हैं, इसको काल्पनिक नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इसको काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्या, ये अवास्तविक संख्या होती है ये, क्योंकि ये माइनस अंडर रूट के अगर अंदर माइनस लगा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, अवास्तविक संख्याएं, या फिर काल्पनिक संख्याएं, या फिर इमेजिनरी नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं, ये सब एक ही नाम है और इनको कहते हैं। जब तक अंडर रूट के अंदर माइनस लगा रहेगा तब तक उसको हम बिना i स्क्वायर पुटअप किए उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड हमने बताया कि संख्या, कोई भी जितनी भी संख्याएं बोलते हैं वो सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन अगर उसके पार्टों की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पार्ट हो जाते हैं, एक रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, इनको छोड़ करके अगर अंडर रूट है, माइनस लगा हुआ है, फिर उसके आगे अंदर संख्या लिखी है तो वो हमारी काल्पनिक संख्या होगी, समिश्र संख्या होगी। लेकिन बाकी इन सब को छोड़ करके जितनी भी संख्या होंगी वो हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। चाहे 0 की बात करें, 1 की बात करें, 2, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो फ्रेंड इसको 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि हम डिवाइड मेथड से निकाल देंगे, इसको बाहर निकालेंगे, ये हमारा, और ये सारी संख्याएँ हमारी क्या हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो आशा करते हैं ये आपको पता चला होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वास्तविक संख्याओं के भाग करते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा काल्पनिक संख्याओं के बारे में इतना था, ये याद रखिएगा फ्रेंड, और ये आपसे कभी गलती नहीं होगी। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि दी हुई संख्या इनमें से कौन सी संख्या है, और ऐसे कह देगा -4, ऐसे कह देगा, तो आपको टिक करना है सीधे सीधे काल्पनिक संख्या या समिश्र संख्या, अवास्तविक संख्या, जो भी ऑप्शन में होगा उस पर आप टिक करना है। ध्यान ये रखना है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस लगा हुआ है तो वो आपका काल्पनिक संख्या होगी और कोई संख्या वो नहीं हो सकती। इसका आंसर कहेगा फ्रेंड, तो इसका आंसर 2i आएगा। जैसे आपका ये ऑप्शन होता, ये क्वेश्चन होता तो ऑप्शन इस तरीके से मिलता 2i, दूसरा ऑप्शन -2i, तीसरा ऑप्शन 2 मिलता, और चौथा ऑप्शन अगर कोई नहीं तो आपका सीधा सीधा आंसर यही होता, क्योंकि यही है 2i। ये मैंने आपको निकाल के यहाँ पे दिखाया है। इससे ज़्यादा आप ना कुछ टिक करेंगे और ना इससे ज़्यादा कुछ सोच सकते हैं। सिर्फ आपको अंडर रूट के अंदर माइनस लिखा अगर मिल जाता है
तो सीधे सीधे आप उसको काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या, जो भी आपको याद रहे, ये सारे नामों से कोई भी नाम आ सकता है, तो आप वही ऑप्शन टिक करेंगे अगर ऑप्शन में आ जाता है। बाकी जितनी संख्याएं मिलती हैं, कोई भी संख्या मिल जाती है, तो आप अगर वास्तविक संख्या आपसे कोई पूछता है तो इस टाइप्स की संख्याएं छोड़ के आप सीधा बता सकते हैं कि सारी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के जो भाग होते हैं वो 2 भाग होते हैं। तो आइए बताते हैं यहाँ पे फ्रेंड कि वास्तविक संख्याएं के 2 भाग होते हैं, ये देखते हैं। तो वास्तविक संख्या के फ्रेंड 2 भाग होते हैं, एक आपका परमेय संख्या होता है और एक अपरमेय संख्या होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो वास्तविक संख्या के अगर भाग करेंगे तो इसके भी 2 भाग होंगे फ्रेंड। एक होता है आपका परमेय संख्या, एक होता है परमेय संख्या और एक होता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, परमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, इसको रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर परमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या होती हैं। तो फ्रेंड जो मैंने ये लिख रखा है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं के जब 2 नंबर मिलेंगे 2 पार्ट हो जाएंगे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो इसमें परमेय संख्या में होता है फ्रेंड कि परमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और ये Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारी क्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। जैसे 1, 0, 2, 22/7 या 10/3 या 5, ये सारी हमारी जो हैं वो परमेय संख्याएं हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। मतलब सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और भगवान क्या होता है, अकेला होता है। तो उसी तरीके से जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। तो इसको हम P/Q, जैसे 0 है तो ये नहीं कहा यहाँ पे P की 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये कहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 जो है एक हमारी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसको Q/1 में करेंगे तो P/Q में हम लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर तो हमारा 0 हो गया, Q इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। सीधे बोला है कि Q 0 नहीं होना चाहिए तो Q 0 नहीं है। फ्रेंड इस कॉन्सेप्ट पे आप हम लोगों को बता देते हैं कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि 0 को अगर किसी नंबर से भाग कर दिया जाए तो क्या आंसर आता है। इसी पे है पूरे क्वेश्चन, इससे बनने वाले हैं। ये एक बार लोअर PCS में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि 0 से अगर किसी संख्या को, 0 को अगर किसी संख्या से भाग कर दिया जाता है तो आंसर क्या आता है। तो फ्रेंड सीधी सीधी बात है, क्योंकि ये 0 था यहाँ पे और इसके नीचे हमने 1 लिख रखा है, तो आपको पता हो गया होगा अभी तो एक वो हमारा क्या था, 0 ही था, इसके नीचे मैंने 1 बनाया है। तो इसलिए 0 के नीचे अगर 1 आता है तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर किसी संख्या को 0 से भाग कर दिया जाए, अगर किसी संख्या को 0 से भाग कर दिया जाए तो उसका आंसर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर 0 को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो उसका आंसर 0 आता है, लेकिन अगर किसी संख्या को 0 से भाग कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ये ध्यान रखिएगा। और इसी पे एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे अगर इसके नीचे तो 1 है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि इसके नीचे ऊपर 1 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका तो ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, मतलब 0 ×
इनफाइनाइट इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। और ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ है, आप लोगों को पता नहीं होगी, कोई बताया नहीं होगा कि जीरो का मल्टीप्लाई अगर इनफाइनाइट से किया जाता है तो आंसर क्या आता है। तो आज समझ लीजिए आप, ये आपके पास चांस है समझने का कि जीरो का मल्टीप्लाई अगर इनफाइनाइट से किया जाता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। बहुत ही मतलब डीपली क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से कोई पूछ लेता है तो शायद आज के बाद गलत नहीं होगा कि जीरो से अगर मल्टीप्लाई, जीरो का मल्टीप्लाई इनफाइनाइट से कर दिया जाता है तो उसका आंसर क्या आएगा। तो सीधे आप बोलिएगा कि जीरो का मल्टीप्लाई अगर इनफाइनाइट से कर दिया जाए तो उसका आंसर 1 आता है। इसको ज़रा उलट के देखिए, ये ऊपर करिए, ये नीचे करिए, तो यहाँ पे अगर ये पलट दीजिएगा तो ये जीरो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 0/1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये 0 होता है, 1/ क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए, 1 को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड किया जाए या किसी नंबर को इनफाइनाइट से भाग किया जाए तो उसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आप इसमें कभी भी गलती मत करिएगा। कोई भी पूछ सकता है कि अगर एक की किसी संख्या को इनफाइनाइट से भाग किया जाता है तो उसका आंसर क्या आएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं। परमेय संख्या कभी कभी पूछता है कि 0 क्या है, इनमें से वास्तविक संख्या है, परमेय संख्या है। तो अगर अभी मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या में अगर पूछेगा तो 0 एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस लगा है तो उस संख्याओं को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन अगर परमेय संख्या की बात करेगा तो 0 एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि परमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट होता है कि P और Q के फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। P/Q के बाद अपॉन में अगर इस फॉर्म में लिखी जा रही हैं तो सीधी हमारी परमेय संख्या है। Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारी सब परमेय संख्या आएंगी। यहाँ पे 22/7 आपको सामने है आपके, यहाँ पे 22/7 एक परमेय संख्या है। लेकिन 22/7 आपको पता है कि 22/7 है वो किसका मान है पाई का मान है। और पाई जो है वो परमेय संख्या नहीं है फ्रेंड, पाई एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पे हम अपरमेय संख्याओं के बारे में आपको बताएं अगर, तो यहाँ पे फ्रेंड ये है हमारा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या के बारे में बात बताएं तो जो यहाँ पे हम पाई करें ये हमारी अपरमेय संख्या है, ई करें एक्सपोनेंशियल है ये हमारा अपरमेय संख्या है, अंडर रूट यहाँ पे 2 कर दें ये अपरमेय संख्या है, अंडर रूट 3 कर दें ये अपरमेय संख्या है। थोड़ा सा फ्रेंड एक और चीज़ बता दें, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस लग जाता है तो काल्पनिक संख्या होगी, इमेजिनरी नंबर होगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लगता है, सिर्फ अंडर रूट है, उसको हम अगर बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो हमारी अपरमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट 3 + अंडर रूट 5 ये फ्रेंड हमारी क्या है अपरमेय संख्या है। लेकिन अगर परमेय संख्या के बारे में बात करें तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 4, ये लिख दें अंडर रूट 4, तो फ्रेंड अंडर रूट 4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 2 होती है। तो यहाँ को इसको हमने हल कर दिया, अंडर रूट 4 को बाहर निकाला तो इसका आंसर 2 आ गया, इसलिए ये हमारी क्या है परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 2 को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर इसको हल करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। और संख्याएँ दशमलव के बाद फ्रेंड रिपीट होकर नहीं आएंगी, बार बार बदल के आएंगी, बार बार बदल के आएंगी। और अगर दशमलव के बाद संख्या बार बार बदल के आती है, बार बार बदल के आएगी, और ये अनावसानी एक वर्ड है कक्षा 9 में अनावसानी का, अगर ऐसा आशांत अनावसानी तो वो हमारी क्या होगी अपरमेय संख्या होगी। अगर रिपीटिशन होता है जैसे 10/3, ये कभी 10 3 से कभी कटेगा नहीं, इसको आप भाग करोगे तो 3.3333333 आता चला जाएगा, ये हमारी क्या है परमेय संख्या है।
3 ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट। ये हमारी क्या है, ये परमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद ये बार बार रिपीट होके आ रही है। दशमलव के बाद अगर बार बार रिपीट होके ना आए, रिपीट ही ना हो, वो संख्याएं क्रम में चलती रहें, मतलब वही बार बार बदल के आएँ, अगर रिपीट नहीं होती, बार बार बदल के आती हैं, तो हमारी क्या होती हैं, वो अपरमेय संख्या होती हैं। इसलिए पाई है, ई है, ये है, ये सब हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी संख्या इस तरीके मिल जाती है, जैसे √7 आपको पता है अपरमेय संख्या है, लेकिन फ्रेंड √9 अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि √9 के बाहर जो होता है वो हमारा 3 आ जाता है, और 3 जैसे ही आएगा हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, परमेय संख्या में पहुँच जाएंगे। तो √9 परमेय संख्या है, लेकिन बाकी ये सब हमारी क्या है, अपरमेय संख्याएं, चाहे पाई हो, ई हो, √2 हो, √3 हो, √3 प्लस √5 हो, या इस तरीके से 2 प्लस √5 हो। इस तरीके से अगर कुछ भी मिल जाता है तो ये आपकी क्या है, अपरमेय संख्या होंगी। परमेय संख्या में जो हमने बताया फ्रेंड P/Q का फॉर्म, ये आप याद रखिएगा, जिसके नीचे 0 नहीं होगा वो सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगी। अगर 0 नीचे मिल जाता है तो वो हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना फ्रेंड, जो हमने ये समझाया है आपको, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाग करते हैं परमेय संख्या के, तो परमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमारी 2 तरीके की होती हैं। एक परमेय संख्या यहाँ पे हमारे होते हैं पूर्णांक, और एक होते हैं अपूर्णांक। अपूर्णांक या फिर आप इनको गैर पूर्णांक भी कह सकते हो। अपूर्णांक या गैर पूर्णांक भी कह सकते हो। फ्रेंड आपने कक्षा 6 में 7 में नंबर लाइन पढ़ा होगा, संख्या रेखा पढ़ा होगा, वो सारी पूर्णांक पे आता है। पूर्णांक का मतलब है कि जो नंबर, मतलब आप 0 को बीच में ले लीजिए, 0 को आप बीच में ले लीजिए, और आपको हम बता दें, जैसे कि आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट, ये इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ पे 0 पड़ता है, ये मूल बिंदु होता है, ये 0 पड़ता है। 0 से अगर आप दाहिने जाएंगे तो सारी संख्याएं हमारी क्या होती जाती हैं, प्लस की होती जाती हैं, 1 + 2 + 3 + 4, और बाएं अगर जाते हैं तो आपका माइनस आता जाता है, माइनस आता जाता है, इस तरीके से। तो ये पूर्णांक जो होते हैं वो सारे इसी पे डिपेंड होते हैं फ्रेंड। हमारे जो पूर्णांक होते हैं, चाहे पॉजिटिव संख्या हो, निगेटिव संख्या हो या 0 हो, सबको मिला करके हमारे पूर्णांक बनते हैं। तो जैसे चाहे 0 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, या ... और चाहे +1 हो, +2 हो, +3 हो, या +4 हो, या ... मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो आपका सीधा सा क्वेश्चन ये होगा, आपका सीधा सा आंसर ये होगा कि पूर्णांक जो होते हैं 0 को मिला करके निगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या, सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। यहाँ पे हमने यहीं से निकाला है, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा था, तो जैसे इसमें हम संख्याएं थोड़ी बढ़ा दें तो हम ये भी लिख सकते हैं -2/5, -1 या -4, ऐसे ये हम सारी संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये सारी हमारी परमेय संख्याओं में से 2 भाग हो जाते हैं, एक पूर्णांक के और एक गैर पूर्णांक को गैर पूर्णांक या अपूर्णांक कहते हैं। इसको हम भिन्न संख्याएं भी कहेंगे, भिन्न संख्याएं कहेंगे। तो जैसे ये हमारा 2/5, 3/2, 5, 2 × ऐसे, ये हमारी सारी संख्याएं जो होंगी वो अपूर्णांक, गैर पूर्णांक, या इनको हम भिन्न संख्याएं भी कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न संख्याएं। ये हमारी भिन्न संख्याएं होती हैं जिनको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। ये पूर्णांक होता है जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। ये हमारे इंटीजर होते हैं और ये हमारे भिन्न फ्रैक्शन होते हैं या गैर पूर्णांक होते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे पूर्णांक की बात अगर हमने बताया आपको, तो पूर्णांक 0 को मिला करके धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, सारी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे हम कक्षा 6 की बात किए थे, 7 की बात किए थे, तो आपने किया होगा इस तरीके से लाइन बनाया होगा, बीच में 0 बनाया होगा, इस तरीके से +1 लिखा होगा, +2 लिखा होगा, +3 लिखा होगा, इस तरीके से बड़ी लाइन बनाया होगा। यहाँ पे -1 लिखा होगा, -2 लिखा होगा, -3 लिखा होगा, इस तरीके से पढ़ा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप याद करो तो क्वेश्चन में ये लिखा जरूर होगा कि पूर्णांकों को लेकर के एक नंबर, एक संख्या रेखा निरूपित कीजिए और उस पर कोई नंबर दिखाना होता था। जैसे 3 दिखाना है तो प्लस का 3 है तो इस तरीके से दिखा दो, -3 दिखाना है या -2 दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखाते थे। तो सीधी सी बात है, आप ये ध्यान रखिए कि पूर्णांक में 0 से दाहिने अगर जाओगे आप तो आपको धनात्मक संख्याएं मिलेंगी, और 0 से अगर बाएं आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, और धनात्मक, ऋणात्मक +0 मिला करके हमारे पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। बाकी जो होती हैं गैर पूर्णांक जो होते हैं, तो इनके ये संख्याएं में निकाल लिया जाए, अगर ये जो पॉजिटिव संख्याएं इनको अगर हम लोग निकाल देते हैं तो हमारी क्या बन जाती हैं, ये अपूर्णांक या गैर पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं, क्योंकि यही सब निकल के आई हैं। भिन्न की फ्रेंड बात करें तो भिन्न निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इसीलिए मैंने भिन्न संख्या लिखा है, भिन्न संख्या मैंने लिखा है, लेकिन उसके पहले मैंने अपूर्णांक लिख रखा है, क्योंकि भिन्न की बात किया जाए तो -2/3 भी हो सकता है, लेकिन गैर पूर्णांक की बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2/3 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग हो रहा है तो भिन्न संख्याएं इसमें आ जाती हैं। फ्रेंड यहाँ पे अगर बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक संख्याएं जो होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं वो 3 से मिलकर के बने होते हैं। 3 पार्ट हम बनाएं तो यहाँ पे एक होती हैं ऋणात्मक संख्याएं जो आपके सामने है, ऋणात्मक संख्याएं, और एक होता है शून्य, क्योंकि आपको पता है कि शून्य ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, और उसके बाद आता है आपका धनात्मक संख्या। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर बात करें तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, एक हमारे ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। तो फ्रेंड अगर ऋणात्मक की बात किया जाए तो जैसे ये संख्याएं, ये सारी संख्याएं हमारी ऋणात्मक में आ जाएंगी, -5 में -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, ये सारी ऋणात्मक संख्याओं में आ जाएंगे। शून्य ये हमारा मिडिल पॉइंट है, तो ये हमारा शून्य यहाँ पे आ जाएगा। और धनात्मक संख्या की बात करें तो जितनी धनात्मक संख्याएं हैं वो हमारी सारी धनात्मक संख्या में चला जाएगा। तो चाहे 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, 5 की बात करें, और ऐसे हम इसको मिला के लिख सकते हैं। तो हमारी जो पूर्णांक होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। सीधे सीधे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि शून्य और ऋणात्मक और धनात्मक इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सी संख्याएं बनती हैं, तो सीधा आपका आंसर होगा कि पूर्णांक बनते हैं। अगर आपको से कोई पूछ लेता है कि पूर्णांक और गैर पूर्णांक संख्याओं को अगर आपस में मिला दिया जाए तो कौन सी संख्याएं बनती हैं, तो आपका आंसर होगा परमेय संख्या बनती है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने के बाद कौन सी संख्या बनती हैं, तो आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर बन जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को मिलाने के बाद क्या बनता है, तो फ्रेंड वो टोटल हमारी संख्याएं बन जाती हैं। और इस हमारे पास जितने नंबर हैं, जितनी जो भी संख्या हम बोल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संख्या में आता है। फिर उसके बाद अलग अलग ये भाग होते हैं। फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं आगे और बताते हैं आपको कि धनात्मक संख्या से कौन कौन से संख्याएं बन सकती हैं। तो फ्रेंड एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या ये हो गया, अगर शून्य को, यहाँ पे शून्य को और धनात्मक संख्याओं को एक में मिला दिया जाए, शून्य को और धनात्मक संख्याओं को अगर हम मिला दें एक में, तो यहाँ पे हमारे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। और अगर धनात्मक संख्याओं की बात करें तो फ्रेंड जो धनात्मक संख्याएं होती हैं ये हमारी
जो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक संख्याओं की बात करें तो इनको ही हम ये फ्रेंड प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, और जो हमारे पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 को मिला लिया जाए और ये धनात्मक संख्याओं को मिला लिया जाए तो ये हमारी कौन सी बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। पूर्ण संख्या जो बनती हैं जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, तो ये 0 को और धनात्मक संख्याओं को मिलाने के बाद बनती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड आइए आगे हम कुछ चीज़ें बताते हैं आपको पूर्ण संख्या के और प्राकृतिक संख्या के बारे में। अभी हम बता रहे थे आपको कि पूर्ण संख्याएं, तो फ्रेंड धनात्मक संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, तो फ्रेंड वो ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये ही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ... हो गया, 5 हो गया, ... आप जितना गिन पाओ इनफाइनाइट तक वो सब हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या होगा। फ्रेंड प्राकृतिक संख्याओं से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है आपकी ये 1 होती है। तो ये है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्या, फ्रेंड कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में आया है कि क्या बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना संभव है, यदि है तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो फ्रेंड सीधी सी बात है कि बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इनफाइनाइट यहाँ से लेकर के दिल्ली, आगरा, मुंबई, जितनी भी संख्याएं आप लिख पाओ, ज़मीन में लिखते चले जाओ अपनी पृथ्वी पे, अमेरिका तक, संख्याएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और जब आप संख्याएं कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं तो प्राकृतिक संख्या आप सबसे बड़ी या लास्ट वाली प्राकृतिक संख्या आप कहाँ लिख सकते हो। तो बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है, और ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड टीटी का क्वेश्चन है। टीटी में पूछा गया कि इनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड कभी जो बच्चे हैं कंपटीशन के, हमारे दोस्त लोग, वो क्या गलती करते हैं, कभी कभी 0 को लगा देते हैं। फ्रेंड इसमें 0 है ही नहीं, प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि 0 की खोज तो अब हुई है ना। और ये वास्तविक संख्या जो प्राकृतिक संख्या है इनकी खोज बहुत पहले हुई थी। लोग क्या करते हैं, एक फ्रेंड इसके प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करें तो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या होता है कि प्रकृति ने दिए। प्राकृतिक का मतलब होता है कि क्या, प्राकृतिक का मतलब है कि यह प्रकृति से नंबर हमें आए हैं। तो इनके बारे में थॉट है कि ये हमें, इनका खोज किसी ने नहीं किया है, ये बहुत पहले से नंबर हैं। जैसे पहले के लोग जो आदिमानव थे तब के ज़माने से आ रही है बात कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन जब कोई जैसे शिकार करने जाते थे और एक हिरन मार के ले आए, रख दिया, या मुर्गा मार के ले आए, रख दिया, तो उनको पता तो होना चाहिए था ना कि हम लाए हैं तो इसमें क्या कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो अपनी सुविधा के लिए लोग क्या करते थे, अगर 1 लाते थे 1 डंडा ऐसे लाइन खींच देते थे, 2 लाते थे तो 2 लाइनें ऐसे खींच देते थे। फिर उनको ये नहीं पता था कि ये 2 है या 1 है, लेकिन जब वो लाते थे, रख देते थे, अगर बाई देवे कोई पड़ोसी उनका मुर्गा है, हिरन है, कुछ भी, शेर, जो भी खाने के लोग लाते थे, अगर वो गायब हो जाता था तो अपनी वो लाइनें मिलाते थे, अपनी वस्तु जो रखी होती थी उसको मिलाते थे। पता लगा 2 वस्तुएं रखी हुई हैं, उसमें से 1 गायब हो गई, और यहाँ पे 2 लाइनें खींची हैं, 1 गायब हुई, तो उससे उन लोगों को पता हो जाता था कि हमारे घर में क्या हो चुकी है, पड़ोसी खा गया, चोरी हो चुकी है। तो इससे पता चल जाता था। तभी से ये धीरे धीरे एक
2, 3, ऐसे वो जितने नंबर जितना शिकार करके लाते थे, जो भी चीज़ लाते थे कोई खाने पीने की, वैसे ही वो अपना बचत के लिए कि पड़ोसी चोरी ना कर जाए या कोई दूसरा जानवर उसको उठा के नहीं ले जाए, अगर ले जाए तो उनको पता चले कि वो सामान है उनकी रखी है या गायब हो गई। क्योंकि ज़्यादा में अब पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो इतना नहीं पता, तो अपना पता करने के लिए ऐसा करते थे। और पता करने के लिए जब ऐसा करते थे तो तभी उनको पता चल जाता था कि हमने 3 लाइनें खींची हैं, 3 चीज़ें 3 वस्तुएं रखी थी, अब हमारे पास ये 3 लाइनें तो हैं लेकिन वस्तुएं 2 ही बची हैं, इसका मतलब एक गायब हो चुकी है। तो ये चालो चलन तभी से चला आ रहा है, तो इसलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं कहा गया है। लेकिन फ्रेंड ये प्राकृतिक संख्याएं तो थी लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं थी, क्योंकि ये अभी अधूरी हैं। 1, 2, 3, 4 इसको हम 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, लेकिन 10 कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये तो प्राकृतिक संख्या है ना, इसमें जीरो की खोज हुई नहीं थी, तो इसके आगे तो हम लोग नहीं लिख सकते थे कि हम लोग क्या करें, ऐसे नहीं कर सकते थे। तो अब जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये धन शून्य को और धनात्मक दोनों को मिला के जो बना उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की फ्रेंड बात करें तो ये 0 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो फ्रेंड प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात कर रहे थे तो प्राकृतिक संख्याओं की जो खोज है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये हमें प्रकृति ने दिया है, किसी ने नहीं खोजा है, ये बहुत पहले से आ रही हैं, इसलिए इनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जो ये मैंने थॉट बताई है हमारे हिसाब से ये यही थॉट है, इसी बेसिस पे इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि बहुत पहले से ये संख्या आ रही हैं। 0 की खोज अभी हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुई है। इनको हमारे नाम था आर्यभट्ट, इन्होंने खोज किया था 0 की। तो फ्रेंड 0 की खोज हुई तो भी जाके इनको पूर्ण संख्याएं कहें, और अब जाके ये प्राकृतिक संख्याएं और ये हमारा 0 मिला करके इनको पूर्ण संख्या है। क्योंकि अब हमें 10 लिखना भी पता हो गया, 10 के आगे 11 भी लिखना, 20 भी, 100 भी, सारी संख्याएं लिखना पता हो गया, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो फ्रेंड सबसे छोटी संख्या जो होती है वो हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो हमारी होगी 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी है। फ्रेंड आपको साथ में ये भी बता दें कि पूर्ण संख्या इनफाइनाइट तक जाती हैं तो बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितनी भी संख्या हम लिख दें, कभी कितनी भी लिख दें, इसकी एंडिंग नहीं होती है। जब एंडिंग नहीं होगी तो बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं फ्रेंड, HOLE, होल नंबर। इसको हम लोग होल संख्या कहते हैं, क्योंकि 0 को मिलाकर के ये पूर्ण संख्या हो गई। तो यहाँ पे ये छोटी से छोटी संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जो हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारी कोचिंग के बच्चे हैं या अदर कोचिंग के बच्चे हैं, जितने भी, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी 1 को पूर्ण संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या 1 को लगा देते हैं, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी से छोटी 0 को लगा देते हैं। तो नहीं, आज के बाद आप लोग गलत नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, यानी कि सीधी सी बात आप याद रखिए कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। याद करने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। ये पूर्ण तभी होंगी जब इनके साथ में 0 ऐड किया जाएगा, और ये जब 0 ऐड किया गया तो ये पूरी संख्या हो गई, क्योंकि आगे लिखना पॉसिबल हो गया। नहीं तो ये 9 के बाद जब 0 ही नहीं था तो 10 कैसे आप लिखोगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति से मिली हैं वो 1, 2, 3 मिली हैं, और जो 0 की खोज होकर के 0 ऐड कर दिया गया प्राकृतिक संख्याओं के आगे, तो हमारी
पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। तो फ्रेंड यहाँ तक पूर्ण संख्याओं तक हमने आपको बताया है। यहाँ पे आप अगर हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं तो लास्ट तक देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा कि संख्याएं क्या होती हैं, और संख्याओं के बारे में जितना मैंने आपको बताया ये कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। बस अच्छे से वीडियो देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारा चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए।